मंच पे आज की सभा के अध्यक्ष श्री वीरभद्र राव जी, ऑल इंडिया प्रेसिडेंट AIGTOA, हमारे भारतीय मजदूर संघ के जनरल सेक्रेटरी हमारे माननीय श्री रविंद्र ढिमटे जी, हमारे डायरेक्टर HR श्री अरविंद वाडनेरकर सर, हमारे ऑल इंडिया जोनल ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी नॉर्थ सेंट्रल श्री अनुपम जी, हमारे जोनल ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी नॉर्थ श्री पवन कुमार जी, हमारे BMS दिल्ली के प्रेसिडेंट श्री अनीस मिश्रा जी और हमारे GM पर श्री SN गुप्ता जी, मंच के दूसरी ओर बैठे हुए सभी एसोसिएशन और यूनियन के हमारे साथी, हमारे माननीय सुब्रमण्यम सर और BA के जनरल सेक्रेटरी, BTU के जनरल सेक्रेटरी, हमारे पुराने अग्रज अनिल तिवारी जी, धर्मराज सर एवं मेरे ITF के अशोक सिंह जी सर, मैं आप सभी का यहाँ पर स्वागत करता हूँ इस ओपन सेशन में। आज का जो थीम रखा गया, इंडिया एट दी 100th ईयर में व्हाट क्या होगा इंडिया, उसकी परिकल्पना, थॉट प्रोसेस कि व्हाट शुड इंडिया बी एट 100th ईयर एंड व्हाट वुड बी द रोल ऑफ टेलीकॉम in achieving that objectives which our government has set for us। जब हम इंडिया एट द रेट 100 की बात करते हैं, आप सबको पता होगा कि आजादी के 75 साल गुजर गए। 75 साल में हमने पिछले साल अमृत काल में प्रवेश किया और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक घोषणा की कि भारत अब अमृत काल में प्रवेश किया है और यहां से भारत को उस जगह पे ले जाना है जहां वो विश्व की सबसे अग्रणी चॉइस हो, चौथी अर्थव्यवस्था हो और इस हमारे जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो हम बात करते हैं, श्रमिक हित, अधिकारी हित, राष्ट्र हित, विभाग हित, इन सारी चीजों का एक सम्मिश्रण है ये पूरा विजन डॉक्यूमेंट कि राष्ट्र सर्वोपरि हो 2047 में, सर्वोपरि न सिर्फ हमारे लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए, विभाग सर्वोपरि हो हम सबके लिए, और जब राष्ट्र और विभाग सर्वोपरि होगा तो अधिकारी हितों की रक्षा, कर्मचारी हितों की रक्षा अपने आप होती है। ऐसा आमतौर पर देखा गया है। बहुत ज्यादा कुछ इस पे कहने की जरूरत नहीं है। जहां तक टेलीकॉम सेक्टर के रोल की बात है, तो अगर आप एक अच्छी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात करते हैं तो डेफिनेटली टेलीकॉम का हर जगह, आज बिना टेलीकॉम के हम अपना जीवन शायद कल्पना भी नहीं कर सकते। यहां पे हम बैठे हैं या आप बैठे हैं, अपने घरों में बैठे हैं, या फिर जो भी हमारी संरचनाएं हैं जहां पे हमारा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, एवरीथिंग इज डिपेंडेंट अपॉन टेलीकॉम। So telecom has been extended the strategic sector nomenclature under the current economy। स्ट्रेटेजिक असेट इसलिए माना गया कि कोई भी चीज बिना टेलीकॉम के प्रोग्रेस के संभव नहीं है। तो ये अपने आप में बता देता है कि टेलीकॉम का क्या रोल है। और जब टेलीकॉम के रोल की बात आती है तो आज ये बताने में हमें हर्ष होता है। शुरू में मैं शेयर करना चाहूंगा, एम्प्लॉइज का एक एप्रीहेंशन था कि ये आत्मनिर्भर भारत की जो बात की गई उससे हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। एक नई टेक्नोलॉजी है, लोग कंफ्यूज थे, लेकिन आज हम उस स्थिति में पहुंच गए हैं जहां से हम गर्व से कह सकते हैं कि भारत एक नई दिशा में कदम रखने जा रहा है अपने स्वनिर्मित सेल्फ इंडिजिनियस 4G एंड 5G टेक्नोलॉजी के द्वारा। और मुझे इस बात का भी गर्व है BSNL एम्प्लॉय होने के नाते उस ऑब्जेक्टिव को अटेन करने में BSNL का एक अहम योगदान है। BSNL इस होम ग्रोन टेक्नोलॉजी को अपने नेटवर्क पर डिप्लॉय कर रहा है।
रिस्क भी होता है। लैब में जो चीजें काम पे आती हैं, फाइनली जब रोल आउट होता है, जब लाइव एनवायरनमेंट में काम होता है, तो उसके कई सारे ऊंच नीच वो सारी चीजें होती हैं, लेकिन उन चीजों को ओवरकम करेगी हमारी टेक्नोलॉजी। हमारे देश के तकनीकी जो विकास कर रहे हैं, जो लोग जो उसमें योगदान दे रहे हैं, वो इतने सक्षम हैं कि इस टेक्नोलॉजी को वेरी सून हो सकता है कि पूरा विश्व अडॉप्ट करे, क्योंकि इससे सस्ती टेक्नोलॉजी शायद कहीं भी किसी देश को अवेलेबल नहीं होगी। तो ये अपने आप में दर्शाता है कि टेलीकॉम देश को किस तरफ लेके जा रहा है, उस लीग ऑफ नेशंस में लेके जा रहा है जहां पे पहुंचना बड़े बड़े देशों के लिए भी नामुमकिन था। और हम अब ये गर्व से कह सकते हैं कि भारत उस लीग का मेंबर है, भारत उस लीग का मेंबर होने जा रहा है, और उसका एक अहम योगदान बीएसएनएल के द्वारा किया गया है। तो हम आशा करते हैं कि हमारे जितने भी साथी हैं, और हम ये विश्वास दिलाते हैं कि ऐसी जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, ऐसी जितनी भी सोच है जो कि हमारी सरकार ने हमारे लिए रखी है, जो कि हमारी सरकार हमारा आधारभूत संरचना इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अपना जो भी उनकी सोच है, उसमें हमारे ऊपर जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाएगी, एक एम्प्लॉइज के रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते मेरा एक कर्तव्य बनता है अश्योर करना कि जो भी जिम्मेदारियां मुझे दी जाएंगी उसका मैं पूरी तरह से निर्वहन करूंगा, पूरा उसका मैं सम्मान करूंगा और अपनी जिम्मेदारियों को 100% से ज्यादा निभाऊंगा। जितना भी मेरे से बन सकता है उससे कहीं ना कहीं ज्यादा और दुगना योगदान देंगे, तभी हम इस डिफिकल्ट मिशन को अचीव कर सकते हैं। जैसा कि मेरे दोस्त, मैं बोलना चाहूंगा कि भारतीय मजदूर संघ एक ऐसा, हम कह सकते हैं कि एक ऐसी छतरी है जिसकी छाया में हमें सुरक्षित महसूस होता है, सुरक्षित महसूस होगा, क्योंकि इन आधार हमारी जो व्यवस्था है, हमारा जो थॉट प्रोसेस है, वो है राष्ट्र हित, अधिकारी और कर्मचारी हित एवं राष्ट्र हित, विभाग हित एवं उसके बाद अधिकारी और कर्मचारी हित, और ये सब एक दूसरे के पूरक हैं। आप लोगों को कहीं भी, मेरा ये भी कर्तव्य बनता है इस मंच से ये बताने का कि कहीं भी किसी कंफ्यूजन में पड़ने की जरूरत नहीं है कि ये किसी, जैसा कि सर ने भी शुरू में बोला कि ऐसा कोई सोच न रखें कि कोई हम सेल्फ इंटरेस्ट, सेल्फ गोल उसको लेके हम आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। हम राष्ट्र के हित को आगे लेके बढ़ना चाहते हैं, और राष्ट्र का हित और विभाग का हित होगा तो हमारा हित अपने आप हो जाएगा। इस चीज में हम सबका पूर्ण विश्वास है। अब जैसा कि मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि समय काफी हो चुका है, अपने वक्तव्य को मैं शॉर्ट रखना चाहूंगा, लेकिन चूंकि मेरे मानव संसाधन विभाग के अध्यक्ष यहां पे बैठे हैं और मेरे लोग यहां पे बैठे हैं, हमारे मेंबर्स यहां पे बैठे हैं, तो मेरा ये कर्तव्य बनता है कि उन चीजों पर आपका ध्यान आकर्षण करना जिसपे मैनेजमेंट का कई दिनों से ध्यान बिल्कुल नहीं गया है। हमारे साथ, जैसा कि मैं आभार व्यक्त करता हूं गणेश जी सर का, कि उन्होंने इतने कम समय में हमारे मुद्दों को भली भांति समझ लिया। 1/1/2007 से जो एंट्री लेवल एग्जीक्यूटिव हैं बीएसएनएल के, वो आज भी इंटरिम पे स्केल पे काम कर रहे हैं। और हम अगर आपसे बात करते हैं कि इसको आप डीपी के गाइडलाइंस के हिसाब से कर दीजिए, तो आप कहते हैं कि हम आपको एक स्टेप नीचे ले आएंगे। क्यों ले आएंगे? जो सेकंड पीआरसी की जितनी भी रिकमेंडेशंस थी, आपने सबको इंप्लीमेंट किया, सिर्फ 2 रिकमेंडेशंस को आपने छोड़ दिया। एक था 30% सुपर एन्युएशन बेनिफिट और दूसरा था स्टैंडर्ड पे स्केल। और ये मेरे हिसाब से कोई नहीं हो सकता। ये दोनों चीजें उन अधिकारियों को, उन कर्मचारियों को इफेक्ट करती थी जो कि बीएसएनएल में एंट्री लेवल पे थे। आज बीएसएनएल 22 साल पूरे कर चुका है। अब समय आ गया है कि जो अधिकारी और जो कर्मचारी का हक है वो उसको दिया जाए। और मुझे पूरा विश्वास है हमारे डायरेक्टर एचआर के कंपैशन पे, हमारे जेएमपर्स के थॉट प्रोसेस पे और हमारे जो लीडरशिप यहाँ पे बैठी हुई है उनके संरक्षण पे मुझे पूरा विश्वास है कि इस तरह की जो भी चीजें पेंडिंग पड़ी हुई है उस पर कहीं ना कहीं ध्यान आकर्षित होगा। और अगर ध्यान आकर्षित हमारा मैनेजमेंट नहीं करता है तो फिर हमारी जो अपनी चीजें हैं जिस तरह से हम ध्यान आकर्षण कर सकते हैं उसके लिए भी पूरी तरह से कटिबद्ध हैं, क्योंकि हम अपने मेंबर्स को अनफॉरमेबल हैं।
वो हमसे अपेक्षा करता है each and every employee of BSNL is committed towards the progress of the nation. Each and every employee of the BSNL is committed towards the progress of BSNL. So why not BSNL and why not government is considering the same thing to our executives also, our employees also. वो अपना सब कुछ ले रहे हैं कि जो उनका हम तो बिल्कुल सही है। हम ऐसी विचारधारा से जुड़े हैं जिसका है कि राष्ट्र के हित में करेंगे काम, बिल्कुल बिल्कुल कोताही नहीं होगी। राष्ट्र के हित में हम करेंगे काम और जो हमारा बनता है हक, जो हमारा अधिकार बनता है, उसको हम लेने से भी कोई गुरेज नहीं करेंगे। ये हमारा यहाँ पे साथियों, क्योंकि मेरे डायरेक्टर एचआर यहाँ पे प्रेजेंट है तो मैं कहना चाहूंगा मंच के माध्यम से कि सर ये समय है 1/1/2007 से पेंडिंग चला रहा है। 1/1/2007 छोड़िए, जब बीएसएनएल बना था उस समय के उसमें भी कुछ रिकमेंडेशंस नए एम्प्लॉयज के लिए, नए एग्जीक्यूटिव्स के लिए रखा गया था। उन रिकमेंडेशंस, उन एम्प्लॉयज के अधिकारों को आज तक इंप्लीमेंट नहीं किया गया, जबकि इवन गवर्नमेंट के नोटिफाइड गजट में वो मेंशन था कि एक सेपरेट पेंशन स्कीम बीएसएनएल बनाएगा। और ये सर समय की विवेचन, मतलब समय, हम इसको अपना वो कह सकते हैं मिसफॉर्च्यून, कि आज अगर हम में से किसी को कुछ हो जाता है तो बीएसएनएल में 30 साल, 35 साल, 20 साल, 22 साल काम करने के बाद भी जो पेंशन बनती है वो 4,500, 5,500 क्या 25 साल विभाग को देने के बाद, क्या 25 साल विभाग को देने के बाद, क्या 30 साल विभाग को देने के बाद और मुझे कुछ हो जाता है तो क्या विभाग का ये दायित्व नहीं बनता है कि मेरे परिवार का वो संरक्षण करे। आज मुझे कुछ हो जाता है तो उसका मेरे परिवार के पास पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट फंड नहीं है। आज बीएसएनएल अगर बीएसएनएल एमआरएस को बंद कर देता है तो मेरे परिवार को मेडिकल की फैसिलिटी नहीं मिलेगी, उसके लिए भी उसको दर बदर भटकना पड़ेगा। तो इन सारी चीजों को सर इसको किसी भी अन्यथा उसमें लेने की जरूरत नहीं है। हमारा दर्द है जो हम आपके सामने व्यक्त कर रहे हैं और हम जानते हैं कि आपका दिल इतना बड़ा है कि उस दर्द को आप पूरी तरह से आज हमारे यहाँ बहुत सारी बातें होती हैं, हम आते हैं थर्ड पीआरसी, सेकंड पीआरसी की बातें हमने कर ली। थर्ड पीआरसी अगर गवर्नमेंट ने एक अफोर्डेबिलिटी क्लॉज रखा था तो उस अफोर्डेबिलिटी क्लॉज को फुलफिल नहीं कर पाने के लिए अधिकारी या कर्मचारी जो है वो उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। उसके लिए जिम्मेदार है हमारा प्रबंधन, उसके लिए जिम्मेदार है हमारी पॉलिसी। आज अगर हम नुकसान में हैं तो ये अधिकारी और कर्मचारी की वजह से नहीं है। अधिकारी और कर्मचारी आपके साथ हमेशा कंधे से कंधा मिला के साथ देता है। तो अगर कुछ नुकसान की भरपाई नहीं हो सकती, हम अपने दायित्व को समझते हैं और उस दायित्व को पूरा करने की वजह से अगर हम किसी पैरामीटर्स में खरे नहीं उतरते हैं तो हमारी मैनेजमेंट का ये कर्तव्य होना चाहिए कि उस पैरामीटर का रिलैक्सेशन गवर्नमेंट से दिलवाए और थर्ड पीआरसी बीएसएनएल को दिलवाए। इसके बाद अंदर की बातें हैं, बहुत छोटी छोटी बातें हैं, फिर भी 2 मिनट का समय लेना चाहूंगा, वो भी मैं कहना चाहूंगा। बीएसएनएल में आजकल बात होती है मेरिटोक्रेसी की। हम मेरिटोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं एंड ईच एंड एवरी वन ऑफ अस वेलकम्स दैट कि आप मेरिटोक्रेसी लाइए। लेकिन सर आपका जो डेफिनेशन मेरिटोक्रेसी का है और जो मेरिटोक्रेसी का एक्चुअल डेफिनेशन बाकी सब सीपीएसयूज में इंप्लीमेंट किया गया है उसमें बहुत अंतर है। उस अंतर को समझने की जरूरत है और जो बाकी सीपीएसयूज में मेरिट को जैसे बढ़ावा दिया जाता है यहां भी वैसे ही बढ़ावा देना चाहिए। मेरिट का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि हम किताबों में घुस गए, पढ़ लिया, उससे क्या होगा, विभाग का नुकसान होगा। 10 दिन, 15 दिन, 15 महीने वो पढ़ता रहेगा, काम कब करेगा? उसके काम को तवज्जो दीजिए, उसके काम में उसका मेरिट है, उसका परफॉर्मेंस में उसका मेरिट है, ना कि उसकी किताबों में। वो किताबें पढ़ के तो आ गया, आप क्या मेरिट था तभी बीएसएनएल ज्वाइन किया। अब पीएसयू बनाने की जरूरत नहीं है, जहां अगर मुझे मेरा पे ग्रेडेशन भी कराना है कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं पड़ती, वहां भी मुझे एग्जाम देना पड़ता है। अगर मुझे प्रमोशन चाहिए तो वहां भी मुझे एग्जाम देना पड़ता है, मुझे एंट्री चाहिए तो वहां भी एग्जाम देना पड़ता है। अगर यही चलता रहा तो हो सकता है एग्जिट के लिए भी एग्जाम देना पड़ेगा। का एक्चुअल डेफिनेशन हमको इंप्लीमेंट करने की जरूरत है और मैं इस मंच के माध्यम से
सविनय आपसे निवेदन करता हूं कि सर उसको रिविजिट कीजिए और एक्चुअल मेरिटोक्रेसी बीएसएनएल में इंप्लीमेंट कीजिए। हम आपके साथ खड़े हैं सर। जो भी आपके डिसीजंस बीएसएनएल के, देश के, विभाग के हित में लिए जाते हैं, हम हमेशा से साथ खड़े रहे हैं। बीआरएस इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। जब बीआरएस आया हमने समझा, और हम उन लोगों का भी शुक्रिया अदा करते हैं, हम लोगों का भी धन्यवाद कहते हैं जिन लोगों ने बीआरएस लेके बीएसएनएल को एक जो आर्थिक उसकी परिस्थिति बिल्कुल दयनीय हो गई थी, उस परिस्थिति से बाहर लाने में मदद की। और हम भारत सरकार का भी शुक्रगुजार हैं जिन्होंने उस फाइनेंशियल पैकेज के थ्रू बीएसएनएल जो बिल्कुल खत्म हो चुकी थी उसको कई सांसें दी, और उसके बाद सेकंड रिवाइवल पैकेज के बाद ऑलरेडी वी आर आउट ऑफ वेंटिलेटर, एंड नाउ दैट वी आर आउट ऑफ वेंटिलेटर, इट्स हाई टाइम फॉर मैनेजमेंट टू कंसंट्रेट ऑन द एचआर इश्यूज, प्रमोशन इश्यूज, पे स्केल इश्यूज, pension issues, medical issues, everything. And I hope कि my director HR and my leadership will definitely take care of my objectives. और वही उसी के साथ मैं आपको ये भी भरोसा दिलाता हूँ कि हमसे आपकी जो अपेक्षाएं हैं, हमारे लिए आप जो दायित्व का तय करेंगे, उस दायित्व को, उन अपेक्षाओं को हम बिल्कुल खरा उतरने की कोशिश करेंगे और अपना सर्वस्व उसके लिए निछावर कर देंगे। धन्यवाद। भारत माता की जय। जय बीएसएनएल, जय बीएसएनएल, जय हम सभी की है, पूरे भारत परिवार की है। धन्यवाद। धन्यवाद रविशील सर, उस मुद्दों की गहराई बताने के लिए, उस मुद्दों की जो पेंडेंसी बताने के लिए। जो मुद्दे नहीं हैं वो अधिकार हैं। और मैं अब यही सोच रहा था कि भगवान ने जो सबसे अच्छी कृति बनाई है, सबसे अच्छी जो चीज बनाई है, वो है इंसान। और इंसान के जीवन में जो सबसे अच्छी चीज है वो है उसकी जवानी। और किसी डिपार्टमेंट को अगर किसी इंसान ने अपनी जवानी दे दी तो उस डिपार्टमेंट को उससे बेहतरीन चीज कुछ नहीं मिल सकती, मानते हैं। और यहां पे जितने नौजवान बैठे हैं, जिस उम्र के पड़ाव पे वो बैठे हैं, उन्होंने न केवल इस देश को, इस डिपार्टमेंट को, इस मंच को, इस गैदरिंग को अपनी जवानी दी है, इस भरोसे में। क्योंकि कभी किसी टाइम में बीएसएनएल में आए थे, एक कुछ अरमान लिए, कुछ उम्मीदें लिए। हो सकता है वो सूरज से ज्यादा चमकने वाले नहीं थे, लेकिन दीपक तो थे। तो उन हदों को रोशन करने के लिए, उस दीपक की हद को रोशन करने के लिए इस डिपार्टमेंट का जो सपोर्ट चाहिए, जो अधिकार चाहिए, तो मैं 2 लाइनों के माध्यम से मैं हमारे डिग्नेटरीज को मैं मंच पे बुलाना चाहूंगा, डायस पे बुलाना चाहूंगा कि कहीं तो तय है, मैं सर का ध्यान चाहूंगा, कहीं तो तय है चिराग हर घर के, हर कमरे के, हर कोने के वास्ते। कहीं तो तय है चिराग हर घर के, हर कमरे के, हर कोने के वास्ते, और कहीं जुगनू भी मैसर नहीं पूरी बस्ती के वास्ते। तो आप समझ गए होंगे कि मैं किन जुगनुओं की बारिश की उम्मीद के साथ हमारे डिपार्टमेंट के, बीएसएनएल के डायरेक्टर एचआर अरविंद वेडनेकर जी को बुलाना चाहूंगा कि वो उन जुगनुओं की बारिश की उम्मीद के लिए बताएं कि वो कब तक बारिश होगी, कब तक उम्मीद रखें। के साथ बहुत अच्छा स्नेह रहा है, बहुत अच्छा आशीर्वाद रहा है। धन्यवाद। मंच पर उपस्थित हमारे बीएसएनएल कानपुर ऑफिस के जीएम पर श्री सत्यनारायण गुप्ता, बीएनएस के अनुपम जी, पवन जी, हिमते जी, गणेशी जी और अनीश मिश्रा जी, एआईजी टीओए के रविशील और वीरभद्र राव, एमटीएल मजदूर संघ के श्री धर्मराज जी बैठे हुए हैं, बीटीयू के पांडे जी, यहाँ आए हुए सभी बीएसएनएल के सर्किल से पदाधिकारी, अगोटा के सर्किल सेक्रेटरीज और अदर डिग्नेटरीज,
अदर यूनियंस के भी और बीएमएस के सभी नेतागण, आप सबको बहुत मेरा नमस्कार। पहले मैं अगोटा को, एआईजीटीयू को और बीएमएस के गठबंधन के लिए उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। अच्छा संगठन हो गया। अब इसमें इंजीनियर भी है, ऑफिसर भी है और मजदूर भी है, तो मुझे लगता है सारा ऑर्गेनाइजेशन इसमें कवर हो गया है। गुड। इनके सफल एसोसिएशन के लिए मैं इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप लोगों की एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग की भी आपको बहुत बहुत बधाई। इसमें जो विषय लिया हुआ है वो रोड मैप टू इंडिया एक्ट 100 2047 में भारत कैसा होगा और उसमें इस डिवाइन रोल में टेलीकॉम का क्या योगदान होगा। मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूं कि इंडिया के बारे में सोच सकूं, और वो जिम्मेदारी मेरी है भी नहीं पूरे भारत के बारे में सोचना। थोड़ी बहुत जिम्मेदारी जो मिली है वो बीएसएनएल की है। उसके बारे में कह सकता हूं कि 2047 में बीएसएनएल कैसा होगा इसकी कल्पना कर सकता हूं। और यही बैठे बैठे मैं कल्पना कर रहा था कि आपकी 42वीं एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग चल रही है। 42वीं इसलिए कि आपको 18 साल हो गए हैं और 2047 में अभी और 23-24 साल है, तो उसमें आपकी 42वीं मीटिंग चल रही है और आपने मेरे को ही बुलाया है। 84 तो मैं बहुत खुशी है कि आपने इतना लंबा सफर तय किया है। आई वॉज जस्ट इमेजिनिंग कि बीएसएनएल 2047 में कैसा होगा। जो मेरा मोटा मोटा गैस है वो यह है कि देयर विल बी 3 टेलीकॉम ऑपरेटर्स इंक्लूडिंग बीएसएनएल। कौन से 3 रहेंगे? क्योंकि मैंने एक का नाम तो बता ही दिया मैंने आपको, इंक्लूडिंग बीएसएनएल, तो बाकी 2 भी आपको गैस करने में कोई बहुत ज्यादा कठिनाई नहीं होगी। क्योंकि जो आज की तारीख में जो चौथा ऑपरेटर है उसके प्रमोटर्स ने कह दिया है कि भाई वो बहुत ज्यादा इच्छुक नहीं है इसमें इन्वेस्टमेंट करने के। इंडिया के टेलीकॉम ऑपरेशंस में दे आर नॉट वेरी मच कीन। सो इसका मतलब 3 ऑपरेटर बचेंगे। आज की तारीख में टेलीकॉम का रेवेन्यू, टोटल इंडिया का रेवेन्यू अंदाज से कितना होगा आपको, आई डोंट नो, आपको आइडिया है कि नहीं है? एनी रफ गैस? तीनों ऑपरेटर मिला के या चारों ऑपरेटर मिला के टोटल टेलीकॉम रेवेन्यू कितना है? 4 लाख करोड़, 3.5 लाख करोड़ के आसपास है। या 4 लाख काफी अच्छा गैस है। और बीएसएनएल को मिलते हैं मात्र उसमें से 17,500 करोड़ रुपए फ्रॉम द टेलीकॉम ऑपरेशंस। जो बाकी 1,500 करोड़ रुपए वो अदर इनकम है हमारी, उसको मैं काउंट नहीं कर रहा हूं। सो 3.5 लाख करोड़ में से बीएसएनएल के हिस्से में मात्र 17,500 करोड़ आते हैं, जो कि आप समझ लीजिए एक्जैक्टली 5% है। 10% 35,000 करोड़ होते हैं और 35,000 का आधा 17,500 करोड़ है। सो आपके पास 5% का मार्केट शेयर है रेवेन्यू का, जिसको हम आरएमएस बोलते हैं, रेवेन्यू मार्केट शेयर। और ये 2047 में 3.5 लाख करोड़ बढ़ के कम से कम 6 लाख करोड़ हो चुका होगा। और हम लोग तकरीबन 10 से 15% बीच के रेवेन्यू शेयर पे बैठे होंगे। दिस इज माई इमेजिनेशन, मे बी अबाउट 15%। आप अंदाज लगा लीजिए कि हम लोग कहां पे पहुंचे होंगे। और चूंकि 2047 में बीएसएनएल है, इसका मतलब साफ है कि आप लोगों के मन में जो पहले अभी तक जितनी भी अनिश्चितताएं थी, जो आपके अप्रीहेंशंस थे कि बीएसएनएल के बारे में, बीएसएनएल का भविष्य कैसा होगा और क्या होगा, वो सरकार ने साफ कर दिया है। सेकंड रिवाइवल पैकेज लाके बीएसएनएल की कंटिन्यूटी अश्योर हो गई है। इसीलिए मैं सब दावे कह रहा हूं, क्योंकि वहां तक जाने के लिए अगर आपको मालूम है आपको कहां जाना है,
आपको ये मालूम होना चाहिए आप कहां से शुरुआत कर रहे हैं और कैसी शुरुआत कर रहे हैं। तो शुरुआत में आपको बता रहा हूं कि बहुत सॉलिड हो चुकी है और सॉलिड हो रही है। 2047 में मोस्ट प्रोबेबली हमारा 6G और 7G आ चुका होगा और 8G के ट्रायल चल रहे होंगे। ये और ये कोई कल्पना नहीं है, ये कोई कल्पना नहीं है, इन सबके मार्ग प्रशस्त है, इनकी सबकी फाउंडेशन डल चुकी है। आज जो हमारा 4G आ रहा है, आपको मालूम होगा कि पहले 2-3 दिन पहले ही हमने APO TCS पे ऑलरेडी इशू कर दिया है और उसी 4G में 5G का भी प्रोविजन है। जो इक्विपमेंट आने वाला है वो इजीली अपग्रेडेबल टू 5G है और बहुत कम दामों में अपग्रेड हो जाएगा। तो 5G की तो फाउंडेशन ऑलरेडी इसमें 4G के माध्यम से डल चुकी है। जिस प्रोग्रेसिव रूप से, जिस प्रगतिशील वो जो APO है, उससे हमारा 5G के बाद 6G और 7G की भी वाट चाल, या इसको सॉरी मराठी शब्द बोल दिया मैंने, उसका एक राह मजबूत हो चुकी है। MTNL का, चूंकि धर्मराज जी बैठे हुए हैं, लेकिन MTNL का जिक्र किए बिना नहीं रह सकता। दिल्ली बॉम्बे में हमारे ऑपरेशन चल रहे होंगे एज ए यूनिफाइड टेलीकॉम ऑपरेटर के रूप में। MTNL के एज सच MTNL क्या सेवाएं दे रहा होगा या नहीं दे रहा होगा ये कहना मुश्किल है, पर MTNL के सारे एम्प्लॉइज का फ्यूचर भी भारत सरकार ने तय किया हुआ है कि भाई उनको BSNL के अंदर मर्जर का ऑप्शन देके या उससे, तो दिल्ली बॉम्बे में भी हमारी सर्विसेज चल रही होंगी और एक यूनिफाइड टेलीकॉम ऑपरेटर के रूप में थ्रू अ पैन इंडिया हमारी प्रेजेंस होगी। सो ये बात पक्की है कि BSNL एक बहुत बहुत स्ट्रांग मार्केट प्लेयर उस समय होगा। और आप लोगों का जो यंगेस्ट इस वक्त अगोटा का जो यंगेस्ट मेंबर्स हैं वो शायद टॉप मैनेजमेंट से रिटायर हो रहे होंगे। ये बात मैंने इसलिए कही है कि हम मालूम है कि कौन आगे जाने वाला है। अभी हमारे पास मैनेजमेंट या लीडरशिप के रूप में और कोई भी हमारे पास प्रोविजन इस वक्त नहीं है, ना ही कोई हम लोगों ने सोचा हुआ है। सो अल्टीमेटली आप ही के लोगों में से जो आगे बढ़ना चाहेंगे, जिनमें आगे बढ़ने की जिद है, जो उतनी मेहनत कर सकते हैं, उतनी जिम्मेदारी ले सकते हैं, वो आगे बढ़ के आएंगे और मैनेजमेंट को संभालेंगे और BSNL की लीडरशिप में भी वही लोग रहेंगे। बाहर से, मार्केट से या इवन गवर्नमेंट की तरफ से ITS ऑफिसर के आने का कोई चांस है नहीं, क्योंकि वहां पे भी ऑफिसर है नहीं, इवन DOT में भी ऑफिसर रह नहीं गए। और जो सेकंड रिवाइवल पैकेज में ITS लोग आए हुए हैं उनको भी भारत सरकार ने केवल मात्र 5 साल के लिए भेजा हुआ है। सो और कहीं से लीडरशिप आने वाली नहीं है, लीडरशिप आप ही लोगों में से आएगी। सो मैं ये कह रहा हूं कि जिस मेरिटोक्रेसी की अभी रविशी बात करके गए हैं उसमें काफी दम है, उसके पीछे आप उसी में से आप मतलब मेहनत करिए और आगे आइए। और जहां तक अभी किसी ने बोला कि इनका बहुत बड़ा मन है, तो कुछ बातें मन से नहीं होती। बहुत बड़ा मन होने के बाद भी बहुत सारे प्रॉब्लम जो है पैसे से सॉल्व होते हैं और तिजोरी खाली है। और इसीलिए मैं कोई एश्योरेंस आपको नहीं देता, ना ही कोई हमारा मैनेजमेंट भी दे रहा है। देयर इज नो पॉइंट इन गिविंग फॉल्स एश्योरेंस। है ही नहीं पैसा। अभी जितना भी पैसा आ रहा है उस पैसे को हम लोग एम्प्लॉई बेनिफिट में नहीं लगा पा रहे हैं। जो बेयर मिनिमम हमको देना है वही हम लोग खर्च कर पा रहे हैं। सभी के टाइम से सैलरीज हो रही है, सभी के टाइम से इंक्रीमेंट्स लग रहे हैं, सभी के आपके जो स्टैट्यूटरी ड्यूज है वो हम लोग दे रहे हैं, लेकिन कोई भी एक्स्ट्रा वेजेस हम कर नहीं सकते। ऐसे BSNL बोर्ड मेंबर मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैनेजमेंट की या बोर्ड की इंटेंशन बहुत क्लियर है। इंटेंशन ये है कि BSNL की फाउंडेशन सॉलिड करो। जो भी पैसा आ रहा है उसको ऑपरेशन में लगाओ, जो भी पैसा आ रहा है उसको कैपेक्स में इन्वेस्ट करो, जो भी पैसा आ रहा हो उससे इक्विपमेंट परचेस करो। और ये मैं इस बात को धर्मराज जी मानेंगे बात कि MTNL की हालत आज ऐसी क्यों है। पिछले 10 साल से, या मैं कहूँगा 10 से भी ज्यादा साल से, 2010 के आसपास के बाद से एक पैसा नहीं लगाया गया सिस्टम में, नहीं लगा पाए वो। आप कैसे निकालोगे उसमें से, कैसे निचोड़ोगे?
unless until you invest in the system, unless until you invest in the telecom network, हर प्रमोटर, हर टेलीकॉम का मालिक पैसा लगाता है, तो आप जब तक इसमें इन्वेस्ट नहीं करोगे तब तक उसमें से रेवेन्यू नहीं निकलेगा। रेवेन्यू बहुत जल्दी सेचुरेट हो जाता है और आपके कंपटीटर जो इतना पैसा लगा रहे हैं वो डेफिनेटली आपसे फिर आगे निकल जाते हैं। जियो ने 2015-16 के बाद से लेकर अभी तक 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा वो पैसा लगा चुका है, इन्वेस्ट कर चुका है। तो अगर वो 3.5 लाख करोड़ में से अगर वो आज की तारीख में 30 से 35% मार्केट शेयर लेता है रेवेन्यू में, तो कोई गलत नहीं, क्योंकि उन्होंने बहुत इन्वेस्ट किया हुआ है। आपको इन्वेस्टमेंट जरूरी है, इसलिए जो हमको सेकंड रिवाइवल पैकेज में जो भी हमको राहत मिल रही है उस राहत को हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, बीएसएनएल इन्वेस्ट कर रहे हैं और एक सॉलिड फाउंडेशन वाला बीएसएनएल आपको दे रहे हैं। 2026-27 के पहले हमारे प्रॉफिटेबिलिटी के कोई चांस नहीं है। जब मैं प्रॉफिटेबिलिटी बोलता हूं तो मैं नेट प्रॉफिट की बात करता हूं, जिसको डीपी मानता है। एबिटा को कोई नहीं जानता। एबिटा पॉजिटिव हूं हम लोग, आपको मालूम है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में हम लोग पिछले 3 साल से 1000 करोड़ के आसपास ऑपरेटिंग प्रॉफिट कमा रहे हैं, लेकिन उस ऑपरेटिंग प्रॉफिट से कुछ नहीं होता। नेट लॉस में चल रहे हैं हम लोग और करीब करीब 5-5.5 हजार करोड़ का लॉस अभी भी है। जब सेकंड रिवाइवल पैकेज हुआ था और उसमें जो कैबिनेट को हम लोगों ने प्रोजेक्शन दिए थे उसमें यही कहा था कि 2026-27 में हमारा रेवेन्यू इतना हो चुका होगा कि हम लोग नेट प्रॉफिट में आएंगे। सो फर्स्ट प्रॉफिट वी आर अर्निंग इन 2026-27 फाइनेंशियल ईयर, वेयर विल बी नेट पॉजिटिव। दैट मीन्स हमारा रेवेन्यू कम से कम 5 से 6 हजार करोड़ रुपए तक बढ़ चुका होगा और डीपी की कंडीशन साफ है। 3 साल आप नेट पॉजिटिव आ जाइए, आपको सारी चीजें मिल जाएगी। आप लोग मेहनत करिए, हम लोग मेहनत कर रहे हैं, आप लोग भी मेहनत कर रहे हैं और भी ज्यादा मेहनत करिए। 26-27 को 25-26 में ले आइए, 1 साल और पहले हो जाएगा। बट नेट प्रॉफिट में आना जरूरी है। फॉल्स एश्योरेंस से कुछ नहीं होगा और लड़के लेने से भी कुछ नहीं होगा। मैं आपको बता रहा हूं, हमें नहीं मिलता है सर। जो अभी आज से करीब 1.5-2 साल पहले हम लोग ऑक्सीजन ले रहे थे हॉस्पिटल में, आईसीयू में बैठे हुए थे, तब किसी को इस टाइप की बातें मतलब हम लोग नहीं कर रहे थे कि हमको ये चाहिए वो चाहिए। मांगे की आप लोगों की, लेकिन उस समय हम लोग क्या लग रहा था, मरते आदमी को क्या चाहिए होता उस समय, एक सांस मिल जाए, आखिरी सांस मिल जाए, आखिरी सांस मिल जाए। एक सांस मिल गई तो एक और सांस मिल गई। सो धीरे धीरे वेंटिलेटर से हम लोग आईसीयू में आए हुए हैं, आईसीयू से हम लोग जनरल वार्ड में आए हुए, जनरल वार्ड से हम लोग घर पहुंचे हैं, टॉनिक शॉनिक खाने लगे हैं, एक्सरसाइज करने लगे हैं। अब हम लोग तंदुरुस्ती की राह पे जा रहे हैं। अभी आप हमको थोड़ा टाइम दीजिए। 100 किलो का वजन उठा के एकदम से वेट लिफ्टिंग मत करवाइए, कोलैप्स हो जाएंगे फिर से। गिव अस सम टाइम, और टाइम मिलेगा आपको नेट प्रॉफिटेबिलिटी के बाद, जिसका रास्ता तय हो चुका है। आपका फ्यूचर एश्योर्ड है, बीएसएनएल एश्योर्ड है, उससे फ्यूचर आपका लिंक्ड है, हमारा भी लिंक्ड है। लेकिन थर्ड पीआरसी और ये सब बातें मुझे तो नहीं लगता बीएसएनएल बोर्ड की तरफ से अभी कोई इसमें कोई डिसीजन हुआ है या कोई इवन डिस्कशन हुआ है। पॉलिटिकली कुछ हो जाए तो मैं ये नहीं कह सकता, वो कुछ भी हो सकता है उसमें, बट ये बात है। पर रास्ता एकदम साफ है और उस रास्ते पे चल रहे हैं हम लोग, उसका बहुत मैं आपको भरोसा दिला रहा हूं। ये सब चीजें बहुत छोटी हैं, आपको बता रहा हूं। ये एसएबी वगैरह, ये आप जैसे इमेजिन करिए कि हम लोग 5,000 करोड़ 6,000 करोड़ का प्रॉफिट कमा रहे हैं, इवन 1,000 करोड़ का नेट प्रॉफिट कमा रहे हैं। सो एसएबी वगैरह में कितना पैसा लगता है, बहुत कम। हम लोग आज भी दे सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग दे नहीं सकते, आज भी दे सकते हैं। बट देन वी विल नॉट बी सेंडिंग ए वेरी राइट मैसेज कि क्या आपने बीएसएनएल की प्रॉफिटेबिलिटी अश्योर की है। गवर्नमेंट इज गोइंग टू क्वेश्चन अस कि ये पैकेज आपको हम लोगों ने रिवाइव करने के लिए दिया था, एम्प्लॉइज बेनिफिट के लिए या आपके पुराने ड्यूज सेटल करने के लिए दिया। मैं मानता हूं कि आप लोगों में रोष है, मैं मानता हूं कि आप लोगों में असंतोष है और आपको ये सब आपका हक भी है, लेकिन थोड़ा और सब्र करिए मेरे दोस्तों, इसको प्रॉफिटेबल हो जाने दीजिए और आपके सारे इश्यूज इंक्लूडिंग पे स्केल्स, पे एनोमली, एसएबी, दे विल बी डेफिनेटली टेकन केयर ऑफ। मैं आपको फिर से आपके इस एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग के लिए
और आपके अश्योर्ड फ्यूचर के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद सर, हमें बताने के लिए, हमें उम्मीद दिखाने के लिए कि आने वाले वक्त में हमारे मुद्दे, हमारे जो अधिकार हैं वो डेफिनेटली होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। वो कहते हैं कि बादलों